हम लास्ट मोमेंट पे हैं, पेपर से कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे एक बार अगर कॉन्सेप्ट समराइज कर दिया जाए, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने रख दिए जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट बंदा हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। गंगूबाई सिटिंग 463 फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई हमेशा किधर मानेंगे? सी को यहाँ बना दो, एस को यहाँ बना दो, क्योंकि टी कह रहा है मुझे पी और एस का पड़ोसी होना है। आपके पेपर में मिरर इमेज या एंगल के क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस। जो एक्सेप्शनल डेटा है ध्यान रखिएगा, उस केस में हम 4 से ना डिवाइड करके। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर रीजनिंग के लेक्चर 2 रैंकिंग अरेंजमेंट क्लॉक और कैलेंडर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं बच्चों। हम लास्ट मोमेंट पे हैं, पेपर से कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे एक बार अगर कॉन्सेप्ट समराइज कर दिया जाए, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने रख दिए जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज कर सकता है। इसी पॉइंट से, इसी एम से, इसी बिलीफ के साथ इस लेक्चर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊंगा, ताकि बर्डन भी ना बने और आप इन चीज को पेपर में यूटिलाइज कर सके, इंप्लीमेंट कर सकें। इस होप के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की सेशन। क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं? तो सर हम रैंकिंग करेंगे, क्लॉक करेंगे, कैलेंडर करेंगे, ठीक है। और निफ्ट के फॉर्मेशंस के बेसिस पे ही इसको मैं बताने वाला हूं। जो निफ्ट का बेसिक फॉर्मेशन उसको ध्यान में रख के मैं ये सारी चीज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, सो चलिए, हाँ, तो ये 3 टॉपिक दोस्तों आज हम करने वाले हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं रैंकिंग से। पहले मैं एक बार रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने दोस्तों रख देता हूं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं, ठीक है। रैंकिंग अरेंजमेंट, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, पोजीशन रैंक। भाई एक लाइन में मेरी रैंक क्या है, एक लाइन में फलाने की रैंक क्या है, एक लाइन में कुछ मोनिका की रैंक क्या है, राहुल की रैंक क्या है, ऐसे करके हम लोगों की रैंक को यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी कुछ इंटरचेंज भी होते हैं, ये यहाँ बैठी हैं, फिर ये वहाँ शिफ्ट हो गई, वो वहाँ बैठी हैं, ये यहाँ आ गई, इस तरह की सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो आइए बच्चों एक बार कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आगे मैं आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चंस बताने के ले चलता हूं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पार्ट देखिएगा। बाय डिफॉल्ट बंदा हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट बंदा हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करता है, हमेशा नॉर्थ फेसिंग मान के चलते हैं। ये लाइन का एक्सट्रीम लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दूंगा, फिर वहां पे मैं आपको 10-20 सेकंड भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं बच्चों। उसके बाद अगर ये बंदा ए बैठा है, तो इसके बगल में जो एम और एन बैठे हैं, ये इसके इमीडिएट नेबर कहलाते हैं। एन इज नोन एज इमीडिएट लेफ्ट नेबर, एम इज नोन एज इमीडिएट राइट नेबर, दीज आर नोन एज इमीडिएट नेबर। ओके ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए बिटवीन ऑफ। अगर ये ए है और ये एम है, और मैं बोलूं एन इनके बिटवीन ऑफ है या मिड ऑफ है, मैं बोलूं एन इनके बिटवीन ऑफ है या मिड ऑफ है, इसका मतलब ए और एन के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग एम और एन के बीच में होंगे। मींस बिटवीन ऑफ और मिड ऑफ की कंडीशन जस्टिफाई करने के लिए हम इन दोनों का इस पैटर्न, इस रूल को यूज करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हम यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, मैंने दिया है और मैं 60 सेकंड यहाँ पे दे रहा हूँ। 60 सेकंड आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए, या आप ट्राई करें, एक बार कमेंट में मुझे आंसर बताएं। 60 सेकंड बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। मैंने जो कंडीशंस बताई उन्हीं को यूज करेंगे, कुछ अलग से यहाँ यूज हम नहीं करने जा रहे हैं। प्लीज ट्राई, सभी बच्चे एक बार कोशिश करें। ओके, चलो आइए दोस्तों, कर लिया होगा आपने। आइए सोल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ रो ऑफ सर्टेन पर्सन गंगूबाई सिटिंग 463 फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई हमेशा किधर मानेंगे? सर लेफ्ट। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट मानते हैं। अब कुछ बदल जाए, क्वेश्चन कुछ अलग दे दो तो अलग बात है। भाई कह रहे हैं गंगूबाई जो है सर ये लेफ्ट से 463 नंबर पे, ठीक है भाई, सही है सर। इधर आ जाते हैं, एंड 531 फ्रॉम द राइट, और जब हम राइट से काउंट करते हैं तो ये 531 पोजीशन पे है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो पता पूछा कि टोटल कितने लोग हैं, तो भाई यहाँ टोटल कैसे निकालते हैं बेटा? देखो बच्चों, जब टोटल निकालते हैं सर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो कितने लोग हैं सर? 463 लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस राइट से करते हैं तो कितने लोग हैं? 531। लेकिन बच्चों जब तुमने लेफ्ट से 463 ले लिया है तो गंगूबाई ऑलरेडी काउंटेड है, तो अब यहाँ पे 531 ना लेके 530 लेंगे। मतलब यहाँ से गंगूबाई तक 531 है, पर गंगूबाई तो लेफ्ट से ऑलरेडी काउंटेड है, तो एक उससे पहले कितने लोग हैं? 530, न कि 531। यहाँ पे बच्चा एक गलती करता है, तो 530 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी हैव 3, 9 और 993। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए
कई बच्चे यहाँ 994 निकाल देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने लेफ्ट साइड से कर लिया तो आप राइट साइड से दोबारा काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक सा, लेकिन निफ्ट में पूछा गया है तो फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्टी ऐड की है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट करना, फटाफट सॉल्व करो, प्लीज ट्राई। ओके चलो आइए एडमिशन। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं इसकी पॉसिबिलिटी फ्रेम होने की। इन अ क्यू राजा इज 10th फ्रॉम द फ्रंट। एक लड़का है बेटा राजा जो ऊपर से 10th नंबर पे है। वाइल रानी इज 25 फ्रॉम द बॉटम। रानी बेटा एक लड़की है जो नीचे से 25 नंबर पे है। एंड गुलाम इज जस्ट इनके बीच एक बंदा गुलाम है बेटा, और पूरी सब पुराने इतिहास की बात मिडिल ऑफ द टू, इन दोनों के बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब अगर इनके बीच में m बंदे बैठे हैं तो इनके बीच भी m बंदे होंगे। मिडिल ऑफ का यही मतलब होता है। कह रहे हैं लाइफ में अगर टोटल 50 लोग हैं, लाइफ में नहीं बोला लाइन में बोला, ध्यान रखना। व्हाट हाँ तो बताना है गुलाम की टॉप से पोजीशन क्या। तो बच्चों अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो 50 के बराबर आना चाहिए। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो 50 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना 10 प्लस m प्लस गुलाम का 1 प्लस m प्लस 25 बराबर 50। एक बार फिर से बता दूं, ये 10 ये m ये गुलाम का प्लस 1 क्योंकि वो भी तो ऐड होगा, प्लस m प्लस 25 ऐड करेंगे, m और m 2m आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा बेटा 25 26 36 प्लस 36, तो m बराबर वी हैव 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी हैव 7। m बराबर 7 आ गया। हमें गुलाम की पोजीशन बतानी थी ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, ये बीच में m बराबर 7 लोग हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 17 लोग हो गए। गुलाम से जस्ट ऊपर 17 लोग हैं, तो गुलाम की पोजीशन क्या होगी, उसके ऊपर 17 है तो गुलाम का नंबर क्या होगा, एक और आगे 18th, तो गुलाम की पोजीशन फ्रॉम द टॉप आ जाएगी 18th। ऑप्शन नंबर सी। ये पूछता गुलाम से ऊपर कितने लोग हैं तो 17 आता, बट गुलाम की पोजीशन पूछी है तो +1 करेंगे एंड वी हैव 18। ओके आई होप ये क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। अब थोड़ा सा एक हायर डिफिकल्टी का क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो बेसिक डिफिकल्टी के थे, इस बार हम थोड़ा सा हायर साइड की डिफिकल्टी का, एक मिनट, हायर साइड डिफिकल्टी का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो मैं 60 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार सभी लोग ट्राई करें। ऑक्टागोनल टेबल दी है, मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि कभी कभी रेक्टेंगुलर टेबल देता है, ऐसा देता है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, अरे सर ने तो सर्कल बताया था, सर ने तो बताया नहीं था, तो ये कैसे आ गया, तो इसके प्रिपरेशन के लिए ठीक है 60 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन ईजी है, डेटा बड़ा है सिर्फ, प्लीज ट्राई। ओके चलो आइए सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहले ऑक्टागोनल टेबल बना देते हैं। मैं ये बहुत केयरफुल होकर बनाता हूँ क्योंकि मुझसे गलत बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलो अभी देखो 8 कॉर्नर्स हो गए, अब डेटा फिलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। P सिटिंग टू द राइट ऑफ U, सर यहाँ U को बना दिया, इसके जस्ट राइट में P, मैंने क्या बोला, राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक है। T इज एडजेसेंट टू S एंड P, T कह रहा है मुझे पड़ोसी बना दो, तो T को यहाँ बना दो, S को यहाँ बना दो, क्योंकि T कह रहा है मुझे P और S का पड़ोसी होना है, यही कंडीशन पॉसिबल है। Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ W, होल्ड करो कनेक्टिंग डेटा नहीं है। V इज सिटिंग अपोजिट टू P, P के जस्ट सामने, अपोजिट ये नहीं होगा, अपोजिट यहाँ होगा डायगोनल, ये V है। V इज सिटिंग अपोजिट टू P एंड Q इज सिटिंग अपोजिट टू S, इसके जस्ट सामने ये Q, ठीक है। अब वो वाली लाइन T इज एडजेसेंट, ये वाली जो लाइन होल्ड की थी, Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ W, अब Q पता है इसके जस्ट राइट पे, W के राइट में होना चाहिए, तो W यहाँ होगा तभी तो इसके राइट में आएगा, बना दिया। एक कौन बचा है, R बचा है, R को यहाँ ले आओ, खत्म। हाँ अच्छा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बता दूं ऑप्शन एक गलत है, आप इसे करेक्ट मत करिएगा, यहाँ पे डेटा गलत कुछ है, ठीक है। सो अब हमें कह रहा है, मैं एक को हटा देता हूँ, U इज सिटिंग एडजेसेंट टू R एंड W, U क्या R और W का पड़ोसी है, नहीं सर गलत है, अदरवाइज में दोनों सही हो जाएंगे, आप ये समझ लो। R इज सिटिंग बिटवीन S एंड V, क्या R S और V के बीच में, हाँ भाई यहाँ पे तो कंप्लीट है मैटर, सर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप बोलोगे सर A भी तो सही है, तो A में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल सही है, अभी फिलहाल सही, बट वो गलत है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक। अब बच्चों क्लॉक में अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली वो हमारे थोड़े से इन डेप्थ एनालिसिस मांगते हैं, और इसका जो बेसिक फॉर्मेशन है मिरर इमेज के या एंगल के, वो इजी होते हैं। आपके पेपर में मिरर इमेज या एंगल के क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और क्वेश्चंस करा दूंगा। कभी भी एंगल का पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस,
कभी भी क्लॉक में पूछे फाइंड एंगल, तो बेटा आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे जहां m मिनट है, h आर और अल्फा एंगल है। बोलेगा 1140 फाइंड द एंगल बिटवीन द निडल एट 1140, तो m की जगह 40, h की जगह 11, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी मिरर इमेज पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं, 1160 से या 2360 से सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 12 आवर फॉर्मेट है, रेलवे वाला यार जानते हो ना बच्चों, और अगर 24 आवर फॉर्मेट है तो चुपचाप इससे सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। फाइन, इस टाइम को इसको हम यूज करते हैं क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे ये जो फॉर्मूला ने ऊपर बताया, इससे आप सारे टाइप्स कर सकते हो, सारे टाइप्स इससे हो जाएंगे। ये मदर फॉर्मूला इस टॉपिक का। हाँ, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी सबसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द निडल एट 734। फाइंड द एंगल बिटवीन द निडल एट 734। 734 पे निडल्स के बीच का एंगल बताना है। चलो सॉल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। कमेंट में आंसर बताना क्या आंसर हो सकता है अगर हम 734 पे एंगल निकालें। फटाफट, फॉर्मूला वही यूज होगा दोस्तों, कुछ और दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। ओके दोस्तों, आइए चलिए सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या है सर, 11m/2 30h प्लस माइनस अल्फा। ठीक है सर, 11 इंटू 34 रख देता हूँ, m की जगह, h की जगह 7 रख देता हूँ, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है सर, ये 17 टाइम जाएगा, 170 हम कितना ऐड करें, 170 एंड देन 187, सो वी हैव 187 इज इक्वल टू द 210 प्लस माइनस अल्फा। सर अल्फा को एक तरफ कर लो तो माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान होंगे। 210 माइनस 187, ठीक है, तो 13 उधर और 10 उधर, 13 और 10 23, 23 डिग्री। अगर ऑप्शन में 23 डिग्री ना दिखे, अब ये जो प्लस माइनस हुआ उसका रीजन बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में ये ना दिखे, परेशान, ये आंसर दिखेगा 99%, ना दिखे 360 माइनस 23 कर देना, जो आएगा वो आंसर दिखेगा। या तो 23 दिखेगा, 100 में से 99% चांस है। अगर ये नहीं दिख रहा, 360 माइनस कर देना, तुरंत दिखने लगेगा, आंसर आ जाएगा। चलेगा? ओके, एक मिरर इमेज का देख लेते हैं। 1520, फाइंड द मिरर इमेज। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 1520। 1520 का हमें मिरर इमेज बताना है इस क्वेश्चन का। ठीक, मैं ही बता देता हूँ बच्चों, मैंने बताया था 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट, जैसे हम रेलवे में देखते हैं। तो अगर 12 से 12 से ऊपर का नंबर है, 13, 14, 15, तो 24 आवर फॉर्मेट होगा। उस नंबर को 2360 से सबट्रैक्ट करते हैं। वैसे आप इसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बट ये बहुत एक्यूरेट अप्रोच नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूँ ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये सेकेंड्स तक क्लियर डेटा देता है। तो वी हैव 40, ठीक है, और यहाँ 5 और उधर 3 8, 840। सो व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ, अगर इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 840। ये क्लॉक के मैक्सिमम पूछे गए क्वेश्चन है निफ्ट में, और ऐसे ही पॉसिबिलिटी ही पूछे, क्योंकि वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन थोड़ा कम पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को अगर मैं बताऊं तो कैलेंडर 7 डेज का एक साइक्लिक व्हील है। कैलेंडर 7 दिन की एक साइक्लिक दुनिया है। कैलेंडर में जो आज है वो आफ्टर 7 डेज बाद फिर रिपीट होगा कैलेंडर के टर्म्स में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हैं। तो कैलेंडर में हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर कंसीडर करते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही हमारा यहाँ पे इफेक्टिव डेटा होता है। उसको हम कई कई अलग सेंस में यूज करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो क्वेश्चन से सीधे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सेम कैलेंडर ईयर पूछा, व्हाट इज द सेम कैलेंडर ईयर। तो बच्चों सेम कैलेंडर ईयर क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड कर दीजिएगा। अगर नॉन लीप ईयर है, अगर नॉन लीप ईयर है, हैविंग रिमाइंडर 1, हैविंग रिमाइंडर 2 एंड हैविंग रिमाइंडर 3, यहाँ 3 केस बनते हैं बच्चों। लीप ईयर में 28 ऐड कर देना है, दिमाग नहीं लगाना। पर अगर नॉन लीप ईयर है तो क्या करेंगे, तो बच्चों रिमाइंडर 1 और 2 है तो आपको 6 ऐड कर देना है, और अगर रिमाइंडर 3 है तो आपको 11 ऐड कर देना है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉन लीप ईयर में रिमाइंडर 1 और 2 है तो 6 ऐड कर दीजिएगा, अगर रिमाइंडर 3 है तो 11 ऐड कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2007 का सेम कैलेंडर ईयर, तो सबसे पहले रिमाइंडर चेक करेंगे। कैसे करेंगे सर, 07 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है सर, और जैसे रिमाइंडर 3 आएगा कितना ऐड करते हैं, 11। सो 2007 11 एंड वी हैव 2018। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, तो सेम कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लीप ईयर। चलो नॉट लीप ईयर, तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है बच्चों तो वो लीप ईयर कहलाता है, नहीं होता तो नॉन लीप ईयर। बट एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर ऐसे ईयर होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो होते हैं। सेंचुरी ईयर ऐसे ईयर होते हैं जिनके लास्ट के डबल 2 डिजिट जीरो होते हैं। तो उस केस में बच्चों, ये एक्सेप्शनल डेटा है, ध्यान रखिएगा, उस केस में हम 4 से ना डिवाइड करके बच्चों, उस केस में हम 4 से ना डिवाइड करके हम 400 से डिवाइड करते हैं। हम 4 से ना डिवाइड करके हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सर इन सब में तो लास्ट में डबल जीरो है, तो ये 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हमें नॉट अ लीप ईयर बताना है। सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट 700/400 करो, क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? नहीं। तो ऑप्शन ए, हमें बताना था इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, और ये सेंचुरी ईयर के केस थे। तो ये सब तो 400 की टेबल में आते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट ये डिविजिबल होंगे, बट 700 इज नॉट अ पार्ट ऑफ। ओके, सो चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बट देखिए बहुत सिंपल है। मैं बोलूँ 3 वीक्स में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 21 क्या क्वेश्चन है, लेकिन इसी को बोलूँ मैं एक्स वीक में कितने दिन होते हैं, अरे घबरा जाओगे, सर ये क्या है, कुछ वैसा ही है। इन्होंने पूछा हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज, एक्स वीक और एक्स डेज में कितने दिन है ये बताना है। तो बच्चों जरा देखना, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो एक्स वीक में कितने हो जाएंगे 7x, सर 7x आ गया। प्लस मैं बोलूं एक्स वीक में कितने दिन है, प्लस एक्स दिन और ऐड कर दो, तो हमारे पहले 7x डेज आ गए वीक से। वीक से हमें इतने दिन मिले। अब इसमें कह रहे हैं टोटल निकालना है, इसमें कहना जो आपका आया है उसमें x डेज और ऐड कर दो, तो प्लस x कर दिया। टोटल हाउ मेनी डेज वी हैव 8x। कैसे आया, वीक का 7x आया, प्लस x डेज एडिशनल ऐड कर दिया 8x। ऑप्शन बी सिंपल। इस तरह के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, हलवा इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चलो सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। जैसे मैंने कहा था मैं बहुत बर्डन नहीं देने जा रहा हूँ आपको, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकें, कॉन्सेप्ट को सबमर्ज कर सकें और यूज़ कर सकें आने वाले आपके कुछ दिनों बाद जो पेपर हैं वो बहुत डिटेल में अगर बता दें और आप यूज़ भी ना कर पाएँ, कन्फ्यूज हो, उससे अच्छा है कि ऐसी चीज़ दी जाए जो इंप्लीमेंट की जा सके। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।